हेलो 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 एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, आई बिलीव सब लोग बढ़िया चल रहे होंगे। तो क्लास 11th के लिए मैं राहुल आनंद, आपका मेंटर, इंस्पायर क्लासेस पे लेकर आ गया हूँ एक इम्पॉर्टेंट सेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लास 11th के बच्चों में देखा जाता है कि यार जब भी फाइनल टर्म के एग्जाम्स आते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी ये होने लग जाती है कि सर ये जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस के, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सिंगल एंट्री, डेप्रीसिएशन, बीआरएस, इन बड़े बड़े चैप्टर्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। और उसमें से भी सबसे बड़ा चैप्टर जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद और विदाउट एडजस्टमेंट आता है, उसमें तो बच्चे भैया बड़ा शहीद हो जाते हैं। उनको लगता है कि सर बड़े क्वेश्चन की बैलेंस शीट नहीं मैच कर रही, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में हमसे आंसर्स नहीं आ रहे क्योंकि हमको फॉर्मूला समटाइम्स याद नहीं हो रहे। तो मेरा ये जो आज का वीडियो रहेगा वो इस पर्टिकुलर सेशन पे रहेगा कि कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में छोटे क्वेश्चंस को कैटर कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों का ज्यादातर ध्यान जो है वो बड़े क्वेश्चंस पे चला जाता है। बट बड़े क्वेश्चंस में आंसर लाना इज अ डिफरेंट थिंग और छोटे क्वेश्चंस को क्रैक करना इज अ वेरी डिफरेंट अप्रोच। और ज्यादातर केसेस में बच्चे छोटे क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं और यहीं पर उनके क्लास 11th में मार्क्स कट जाते हैं। तो अपन लोग क्या करने वाले हैं आज के सेशन में, हम लोग छोटे क्वेश्चंस को टारगेट करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट्स में। और मैं आपको बताने वाला हूं आज वो सारे फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जरूरत पड़ेगी अपने क्लास 11th के फाइनल टर्म एग्जामिनेशन को देते समय। और आप बस देखते जाना साइमल्टेनियसली, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता जाऊंगा और अपने की नोट्स बनाते चले जाना। एक पेपर ले लो, एक पेन ले लो और उस पर उन क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते चले जाना, फॉर्मुलेस को लिखते चले जाना, और आपको दोबारा कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शुरुआत करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहला सवाल तो हमारे पास यही आ जाता है कि सर ये जो प्रॉफिट होता है, जो हमारा फायदा होता है, जिसके लिए हम लोग बिजनेस करते हैं, ये प्रॉफिट कितने टाइप्स का होता है। तो यानी कि ज्यादातर केसेस में बच्चों को यही नहीं पता होता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो हम प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सर ये प्रॉफिट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि जब हम प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द टर्म प्रॉफिट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग प्रॉफिट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग प्रॉफिट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉफिट होता है उसका नाम होता है ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा जो प्रॉफिट होता है इसका नाम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और तीसरा जो प्रॉफिट होता है इसका नाम होता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये बात पता चलती है कि भैया तीन प्रॉफिट हैं जो क्लास 11th में हमको पढ़ने हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्रॉस प्रॉफिट? तो कई बार बच्चों को ये सिखा दिया जाता है कि सर ग्रॉस प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है और नेट प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो पीएनएल अकाउंट से निकलता है। बट ये मीनिंग नहीं हुआ। कैसे इसको जानने की कोशिश करते हैं, देखिए, मान लीजिए कि मिस्टर ए जो है हमारे, वो अपने एक दोस्त की शॉप पर जाते हैं मिस्टर बी, और मिस्टर बी से एक रिस्ट वॉच खरीदते हैं। ठीक है, मिस्टर ए जो है वो अपने एक दोस्त की शॉप पर जाते हैं मिस्टर बी और उनसे एक रिस्ट वॉच खरीदते हैं 1000 रुपए की। अब क्योंकि दोस्त से वॉच खरीदी है तो बातों बातों में उन्होंने मिस्टर बी से पूछ लिया कि यार ये जो वॉच तुमने मुझे 1000 रुपए की बेची है ये तुम कितने रुपए की खरीद कर लाए? तो मिस्टर बी ने इमोशंस में आके बोल दिया कि मैं तो ये वॉच 500 रुपए की लेकर आया। यानी कि 500 रुपए की वॉच लेकर आया और अपने दोस्त को 1000 रुपए में वॉच बेच दी। अब मिस्टर ए को बड़ा दुख हुआ, यार दोस्त होकर तुमने मेरे साथ ऐसा करा, इतना सारा प्रॉफिट कमा लिया। तो मिस्टर बी कहता है भाई ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये मेरा लमसम प्रॉफिट है। दिस इज माय लमसम प्रॉफिट, लमसम प्रॉफिट ऑफ ₹500। यानी कि ये मेरा वो प्रॉफिट है जिसमें से अभी एक्सपेंसेस को मीट आउट करना बाकी है। ये तो सिर्फ मेरा वो प्रॉफिट है जो मैंने सामान कितने में खरीदा और कितने में बेचा उसके डिफरेंस से निकाला है। तो ग्रॉस का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर अदर एक्सपेंसेस। जनरली हम लोग कह सकते हैं, जनरली, हाँ एग्जैक्ट नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब यह हो सकता है कि लमसम प्रॉफिट जो आपने अपना सामान खरीदा और जो आपने अपना सामान बेचा उसके डिफरेंस से निकल कर आया।
यानी कि यहां पर हमने सामान खरीदा 500 रुपए का, बेचा 1000 रुपए में, तो एक लगभग 500 रुपए का प्रॉफिट या प्रॉफिट मार्जिन जो रहा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो अब मिस्टर ए ने पूछ लिया यार तुम्हारा खर्चा ही कौन सा है घड़ी बेचने में, तो मिस्टर बी ने कहा कि सर आपको कोल्ड ड्रिंक पिला रहा हूं उसका खर्चा है, शॉप पे सेल्समैन ने आपको वॉच बेची उसका खर्चा है, जिस प्रीमाइसेस में शॉप चला रहा हूं उसका रेंट हो सकता है, जिस चेयर पे आप बैठे हो उसका डेप्रीसिएशन हो सकता है। मतलब सामान बेचने के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। तो उन सारे खर्चों को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है दैट इज द नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, एक लमसम प्रॉफिट जो प्रोडक्ट जितने रुपए में खरीद के लाए और प्रोडक्ट जितने रुपए में बेचा उसके बीच का जो गैप हो गया। और नेट प्रॉफिट का मतलब हो गया फाइनल प्रॉफिट, अल्टीमेट प्रॉफिट जो आपने अपने बिजनेस में बिजनेस और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज से कमा लिया। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया सर? फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशंस, प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशंस। अब जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप बदले में मुझे फीस दे रहे हो, तो मेरे को फीस मिली, मैंने आपको पढ़ाया, ये मेरा बिजनेस या मेरा प्रोफेशन हो गया। इस प्रोफेशन से मैं जो पैसा कमा रहा हूं वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। अब इसके अलावा मान लो मेरे पास बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट है जहां से मुझे 2000 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है, तो एफडी कराना मेरा बिजनेस तो नहीं है सर। या मान लो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जहां से मुझे रेंट मिलता है, तो वो रेंट पे प्रॉपर्टी देना तो मेरा बिजनेस नहीं है सर। तो ये जो मेरा प्रॉफिट हुआ ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट तब कहलाया जब मैंने इसे मेन बिजनेस से निकाला, जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं। अब अगर मैं रेंट को कंसिडर कर लूं, अगर मैं इंटरेस्ट को कंसिडर कर लूं, तो ये जो प्रॉफिट्स होते हैं ये नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स होते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो हमें हमारे मेन बिजनेस से हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब लमसम प्रॉफिट जो हम अपने प्रोडक्ट को बेचकर कमा रहे हैं। और नेट प्रॉफिट का मतलब अल्टीमेट प्रॉफिट जो हमने हमारी सारी बिजनेस और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज के सम से कमाया। तो वी कैन सिंपली से कि नेट प्रॉफिट इज द टोटल ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, यानी कि बिजनेस एक्टिविटी और नॉन बिजनेस एक्टिविटी दोनों एक्टिविटी से कमाया गया जो प्रॉफिट होता है उसका सम टोटल हमारा नेट प्रॉफिट कहलाता है। द फाइनल प्रॉफिट, द अल्टीमेट प्रॉफिट इज नोन एज नेट प्रॉफिट, द लमसम प्रॉफिट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट, और मेन बिजनेस एक्टिविटी से कमाया गया प्रॉफिट इज नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है सर, आ रही है बात समझ में? अब बात करते हैं ये प्रॉफिट्स निकलते कैसे हैं। देखो यार, इन प्रॉफिट्स को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझने हैं, और वो फॉर्मूला क्या है एक एक करके बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले द फर्स्ट फॉर्मूला इज टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले जो हम फॉर्मूला पढ़ेंगे वो होगा फॉर्मूला टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकाला जाता है? नेट सेल्स। अब नेट सेल्स का मतलब क्या हो जाता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, नेट सेल्स का मतलब क्या हो जाता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न प्लस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो सामान हमारे पास ईयर एंड में बच गया। नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस नेट परचेजेस। इसमें से नेट परचेजेस माइनस हो जाएगी। नेट सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करेंगे, नेट परचेजेस को माइनस करेंगे। नेट परचेजेस के साथ साथ ओपनिंग स्टॉक भी माइनस हो जाएगा। अगर ओपनिंग स्टॉक दिया होगा तो ओपनिंग स्टॉक भी माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएंगे सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है बॉस, क्या होते हैं? माइनस हो जाएंगे सर सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं सर? ऐसे खर्चे जो या तो हमारी फैक्ट्री में हो रहे हैं, या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड है, या फिर परचेज से रिलेटेड है। तो अगर कोई भी हमारा ऐसा खर्चा है जो या तो प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड है, या प्रोडक्ट को लाने से रिलेटेड है, या फिर हमारी फैक्ट्री में हो रहा है, इन सभी एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग कहते हैं। तो अगर मैं अपनी सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक में से नेट परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर लूं सर जी, तो मेरे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो बचेगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का एक फॉर्मूला हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक और फॉर्मूला यूज हो सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में हम एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं,
ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट सेल्स, नेट सेल्स वही हो गया बेटा जी, सेल्स प्लस माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा नाम क्या होता है सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा नाम होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा नाम हो जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अगर मैं नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दूं तो जो अमाउंट मेरे पास बचेगी वो मेरा कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहला फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट का ये है जब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन दी गई हो, और दूसरा फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट का ये है जब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हो। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, इसके बाद अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता और आपको सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो क्या करोगे? एक और फॉर्मूला आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू नेट परचेजेस, नेट परचेजेस मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा जी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या हो गया? नेट परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस थे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस थे जो फैक्ट्री प्रोडक्शन या परचेज से एसोसिएटेड थे। तो ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में हमको इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं जैसे नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो हम एक एक करके बात करेंगे, बट उससे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट की एप्लीकेशन को समझेंगे, एक दो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आपके सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। और इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? ओपनिंग स्टॉक पता है, फ्रेट एंड पैकेजिंग पता है, सेल्स पता है, गुड्स परचेज पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है और पैकेजिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स पता है। एक बात अपने माइंड में अच्छे से बिठा लो सर, क्या कोई भी एक्सपेंस कंसिडर नहीं होगा, सेल्स का कोई भी खर्चा आप कंसिडर नहीं करोगे, सिर्फ परचेज का खर्चा कंसिडर करोगे। तो हमने सबसे पहले क्या करा? हमने सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लिया। हमने कहा सर निकालेंगे तो बाद में, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया सर? नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस नेट परचेजेस और माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है सर, सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करा? फॉर्मूला लिख लिया। अब उसके बाद हमने देखा नेट सेल्स, नेट सेल्स, नेट सेल्स, ये रही सेल्स हमारे पास हो गई सर 1,90,000 की। अब क्या इस क्वेश्चन में कहीं सेल्स रिटर्न पता है? नहीं। तो हमने क्या करा? नेट सेल्स में सेल्स को लिख लिया 1,90,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो स्टॉक जो 31 मार्च को है। तो 31 मार्च को अपन लोगों के पास स्टॉक कितना है? 30,000, तो हमने प्लस कर लिया सर 30,000। ठीक है, माइनस ओपनिंग स्टॉक मतलब जो 1 अप्रैल को है, 1 अप्रैल को स्टॉक कितना है? 25,000, तो माइनस कर दिया ओपनिंग स्टॉक 25,000 माइनस नेट परचेजेस, परचेजेस परचेजेस परचेजेस, ये रहा गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1,40,000, तो हमने 1,40,000 की परचेज भी माइनस कर दी। और माइनस करना है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो अब ध्यान से देखना, पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल्स, तो सेल्स का खर्चा तो हम लोग लेते नहीं है सर। फ्रेट एंड पैकिंग कुछ नहीं लिखा, सिर्फ फ्रेट एंड पैकिंग लिखा है, तो हम मान के चलेंगे कि ये फ्रेट सामान लाने के लिए खर्च करा गया है। तो फ्रेट एंड पैकिंग 10,000 रुपए की, ये भी माइनस हो जाएगी। तो अगर आप इसे सॉल्व करो तो 1,90,000 और 30,000 2,20,000 हो गया सर। माइनस करेंगे 1,75,000 रुपए, ये माइनस कर देंगे सर। ठीक है, 1,75,000 हो गया, 25, 40, 65 और 10, 75। अब अगर आप इसको माइनस करो तो यहां पे टोटल अमाउंट कितनी आ गई सर? 45,000 रुपीज आ गई। तो ये हो गया अपन लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या करा? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस एंड माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। इस एक्सपेंस को क्यों नहीं लिया? क्योंकि सेल्स का कोई भी खर्चा कंसिडर नहीं होता है। ठीक ना, एक और क्वेश्चन देखते हैं सर। देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट बेस्ड, इसको कंसिडर करते हैं। देखिए ओपनिंग स्टॉक परचेजेस सेल्स रिटर्न सेल्स, परचेज रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक कैरेज इनवर्ड और डेप्रीसिएशन। तो अगेन हमने सबसे पहले लिखा ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस नेट परचेजेस एंड माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं? फॉर्मूला तो हमें याद है, हमें पता है।
सर जितनी बार आप फॉर्मूले लिखोगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि मंत्रों की तरह 108 बार फॉर्मूले को याद करना है। जितनी बार फॉर्मूला आप क्वेश्चन में लिखोगे उतनी बार लिखते लिखते आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब नेट सेल्स के लिए सबसे पहले सेल्स देखी सर, तो नेट सेल्स के लिए 25,400 की सेल्स है, माइनस सेल्स रिटर्न है 500 रुपए की। इसको अपन लोगों ने ब्रैकेट में लिख दिया, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है हम लोगों को 47,700 का, माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमको दिया है 23,000 का, माइनस ब्रैकेट। अब परचेज देखो, परचेज है 29,000 की और परचेज रिटर्न है 2400 की, तो 29,000 माइनस 2400 माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। अब सर एक्सपेंस के नाम पे सिर्फ दो चीजें हैं, एक कैरियज और दूसरा डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन तो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता सर, डेप्रीसिएशन डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, सिर्फ कैरियज इनवर्ड ही हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, दैट इज ₹100 100 रुपए का। ठीक है, अब सॉल्व करें। 25,400 में से 500 रुपए चले गए तो 25,900 बच गया, प्लस 47,700 का क्लोजिंग स्टॉक था हमारे पास, माइनस 23,000 ये एज इट इज रहा, माइनस इनको हमने सॉल्व करा तो 26,600 आ गया, और माइनस 100 रुपए के डायरेक्ट एक्सपेंस से। फिर हमने यहां पे क्या करा, इन दोनों का टोटल कर लेते हैं, तो 24,900 और 47,700 का टोटल कर लिया, तो टोटल आ गया अपन लोगों के पास 72,600 माइनस, अब ये खर्चा भी तो टोटल करना पड़ेगा, कर लेते हैं, 23, 26, 49, 49,700, तो टोटल खर्चा हुआ है 49,700 का। तो 72,600 में से 49,700 रुपीस खर्च हो चुके हैं, तो 72,600 में से 49,700 रुपीस खर्च हो चुके हैं। हमारे पास रिमेनिंग जो वैल्यू बची वो बची 22,900 रुपए। तो हम लोगों का जो ग्रॉस प्रॉफिट इस क्वेश्चन में आ गया वो आ गया 22,900 रुपए का। ठीक है सर, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का एक और क्वेश्चन हो गया जिसमें हमें 2-3 आइटम्स एक्स्ट्रा दिए गए थे। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, आई विल रिस्पॉन्ड टू इट एज सून एज पॉसिबल। नाउ अब आगे चलते हैं। अब आगे चले तो हमने देखा कि सर एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का, इसको भी सॉल्व करना है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए भी सर फिर से सेम फॉर्मूला लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस नेट परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। अब सबसे पहले आ जाते हैं नेट सेल्स पे। नेट सेल्स नेट सेल्स नेट सेल्स, ये देखो सर, सेल्स दी है क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स। क्रेडिट मतलब उधार, कैश मतलब नगद। तो उधार और नगद मिला के टोटल सेल्स अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो 16 लाख रुपए की सेल्स हो रही है, और इसमें से सेल्स रिटर्न जो दी गई है वो 50,000 रुपए की दी गई है। तो मैं यहां पे शॉर्ट में लिख देता हूं, 16 लाख की सेल्स में से 50,000 की रिटर्न हो गई, तो नेट सेल्स हो गई 15,50,000 रुपए की। ठीक है सर, समझ में आ रही है बात। प्लस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा 30,000 रुपए का हम लोगों के पास क्लोजिंग स्टॉक है, माइनस ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, ये रहा 25,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक है सर, माइनस नेट परचेजेस। तो परचेज में भी सर वही है, कैश और क्रेडिट, 7.5 और 3 10, 10.5, 10.5 में से 10,000 चले गए, 10,40,000 रुपए की नेट परचेजेस आ गई। और डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे सर हमारे पास सिर्फ वेजेस दिए गए हैं 1 लाख रुपए के। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर सैलरीज क्यों नहीं डायरेक्ट एक्सपेंस होती? अरे भैया सैलरीज कब से डायरेक्ट एक्सपेंस हो गई? सैलरीज तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट में यूज होती है। तो शुरू करते हैं, 15, 50 और 30, 15,80,000 रुपए का ये हो गया टोटल, माइनस 10, 40, 11, 40, 11, 40 और 25, 11,65,000 रुपए। ठीक है, तो 15,80,000 में से 11,65,000 रुपए को माइनस करना है, माइनस कर लेते हैं। तो यहां पे बचा 0 0 0, यहां पे बचा 5, यहां पे बचा 1 4 0, तो ये बच गया हमारे पास 4,15,000 रुपए। ये हमारा अल्टीमेटली ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ग्रॉस प्रॉफिट में कोई दिक्कत तो नहीं लग रही, मुझे लगता नहीं है इसमें कोई परेशानी की बात है। बस इसमें चेंज क्या था, कैश और क्रेडिट, सेल्स हो तो सेल्स को ऐड कर लेंगे, परचेज होगा तो परचेज को ऐड कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट आगे बात करते हैं।
अब एक और क्वेश्चन आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है ना सर, इसमें थोड़ा सा ब्रेन आपको ज्यादा लगाने वाला है, यानी कि यहां पे अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोल दिया एडजस्टेड परचेज, एक नया टर्म यूज हो गया सर यहां पे, एडजस्टेड परचेज। क्या होता है सर एडजस्टेड परचेज? एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है एक ऐसी परचेज जिसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड है। एक ऐसी परचेज जिसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड है, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस है। इन शॉर्ट, अगर एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है और हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो हम ना तो ओपनिंग स्टॉक को कंसिडर करेंगे और ना ही क्लोजिंग स्टॉक को कंसिडर करेंगे। ना तो हम ओपनिंग स्टॉक को कंसिडर करेंगे और ना ही क्लोजिंग स्टॉक को कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि एडजस्टेड परचेज में ऑलरेडी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर हो चुका है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस एडजस्टेड परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो, मैंने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों खा लिया। क्यों खा लिया? क्योंकि एडजस्टेड परचेज गिवन था। अब नेट सेल्स देखो सर, क्वेश्चन में सेल्स है 2.5 लाख रुपए की, कोई रिटर्न नहीं था, तो नेट सेल्स हो गई 2.5 लाख। एडजस्टेड परचेज यहां पे अपन लोगों को दे रखी है 1,25,000 रुपए की, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमको 25,000 रुपए के। तो अगर आप इसे सॉल्व कर लो तो 2.5 लाख में से 1.5 लाख रुपए चले गए, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 1 लाख रुपए का। तो सर यहां पे समझने वाली बात क्या थी सिर्फ, कि अगर एडजस्टेड परचेज दिया होगा तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को लेने का नहीं है। एडजस्टेड परचेज के केस में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को लेने का नहीं है। यह चीज बस आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया फ्रैक्शन सेल्स। ये फ्रैक्शन सेल्स वाला क्वेश्चन काफी पुराना क्वेश्चन है। लाइक जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तब से ये क्वेश्चन सीबीएसई के सिलेबस में दिया जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन में दिया जा रहा है, और डीके गोयल का क्वेश्चन है ये। आमतौर पे डीके गोयल में ये फिगर आपको मिलेगी, प्राइवेट पब्लिकेशंस में और जगह भी मिलेगी, बट ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, इसीलिए मैं इसको फ्रैक्शन सेल्स के नाम से जानता हूं। और आप भी इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका अडॉप्ट कर लीजिएगा। तरीका बहुत सिंपल है। जब भी किसी क्वेश्चन में सेल्स फ्रैक्शन में दी जाएगी, ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं सब, जब भी किसी क्वेश्चन में सेल्स फ्रैक्शन में दी जाएगी, आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान रखिएगा इस बात को। जब भी किसी क्वेश्चन में सेल्स फ्रैक्शन में दी जाएगी, आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करना है। कैसे निकालेंगे सर क्लोजिंग स्टॉक? आइए देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला बनाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा सर, यहां फ्रैक्शन गिवन है 3/4। क्वेश्चन में फ्रैक्शन कितना गिवन है? 3/4। तो मैंने मान लिया कि टोटल मान लो 1, टोटल गुड्स को मान लेते हैं 1। इस 1 में से 3/4 तो बिक चुका है, हमारे पास कितना बचा सर? 1/4। पहला स्टेप समझ में आया? टोटल गुड्स को मान लिया 1, उसमें से 3/4 तो ऑलरेडी बिक चुका है, हमारे पास कितना बचा? हमारे पास बचा 1/4। तो मैंने यहां पे ले लिया फ्रैक्शन 1/4। ठीक है, समझ में आया? 1/4 कैसे आया? टोटल गुड्स को माना 1, उसमें से 3/4 गुड्स बिक चुके हैं। ब्रैकेट परचेजेस, ये नेट वाली परचेजेस होंगी सब, ये नेट परचेजेस हैं, प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग, प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला हो गया। क्लोजिंग स्टॉक तो निकालना है ना सर, तो 1/4 ब्रैकेट में परचेजेस नेट वाली प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इस क्वेश्चन में 1/4, अब नेट परचेजेस देखो कितनी दी है? 7,20,000 की परचेज है, 20,000 की परचेज रिटर्न है, तो नेट परचेजेस हो गई 7 लाख। प्लस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हम लोगों को दिया गया है 20,000 रुपए का, तो ये आ गया। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस हमको दिए हैं 5,000 रुपए के, ये आ गए। और कुछ तो था नहीं क्वेश्चन में, तो ये हमने सॉल्व करा, तो 1/4 मल्टीप्लाई कर लो आप सीधे 7,25,000 रुपए। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 7,25,000 को 4 से डिवाइड करोगे, तो 1,81,250 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक आ गया। 1,81,250 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब इस क्लोजिंग स्टॉक के बाद ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस नेट परचेजेस माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। अपने पुराने फॉर्मूले पे आ जाते हैं सर।
तो नेट सेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन थी 6 लाख, 6 लाख की सेल्स है जो सामान बिक चुका है। क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाला 181,250। नेट परचेजेस हमारे पास थी 7 लाख रुपए की। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास था 20,000 रुपए का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास थे 5,000 रुपए के। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो मिल जाएगा हमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है सर, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो मिल जाएगा हमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सर, थोड़े कैलकुलेटर बाबा की मदद ले लेते हैं। यहां पे 6 लाख रुपए की सेल्स थी, 181,250 का क्लोजिंग स्टॉक था, 7 लाख रुपए की परचेज थी, 20,000 रुपए का हमारा ओपनिंग स्टॉक था, 5,000 का डायरेक्ट एक्सपेंस था। तो आंसर आ गया सर हमारा 56,250 रुपीज। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया सर 56,250 रुपीज। ये हमारा क्वेश्चन हो गया फ्रैक्शन सेल्स का। गलती मत करिएगा सर, फ्रैक्शन सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी फ्रैक्शन भी दिया हो क्या करेंगे, सबसे पहले रिमेनिंग गुड्स की वैल्यू निकालेंगे। रिमेनिंग गुड्स की वैल्यू के लिए टोटल प्रॉफिट टोटल गुड्स को मानेंगे 1, उसमें से 3/4 बिक गया, बचा 1/4, 1/4 और फिर ये क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सेम रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला सेम रहेगा, रिमेनिंग गुड्स ब्रैकेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, और उसके बाद अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब आ गया सर खिलाड़ी वाला काम। ये है थोड़ा सा टेढ़ा काम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और क्लास 11 से क्लास 12 के अंदर जो गिनी चुनी चीजें पूछी जाती हैं उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे ज्यादा काम आने वाला है। यानी कि कई बार हमें कहा जाता है ना कि 11th का बेस अच्छा होगा तो 12th में काम आएगा। ये वही बेस है सर जिसके अच्छे होने की बात हमसे क्लास 11th में करी जा रही है, और हमसे कहा जा रहा है कि सर इसको याद रख लो, ये 12th में तुमको बहुत काम आने वाला है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन तुमसे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कराने वाला है। ठीक है, तो कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला जाता है पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो यार, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के 2 तरीके होते हैं। किसी भी सिचुएशन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है, और दूसरा अगर आपके पास नेट प्रॉफिट है। 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है या फिर आपके पास नेट प्रॉफिट है। 2 पॉसिबिलिटीज में आप अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है तो फॉर्मूला हो जाता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स। ये फॉर्मूला हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर आपके पास सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स। अब ये ऑपरेटिंग इनकम्स कौन सी इनकम्स होती हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? तो जनरली बिजनेस के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ऑपरेटिंग होते हैं। जैसे अगर कोई सेलिंग एक्सपेंस है तो वो ऑपरेटिंग है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है तो वो ऑपरेटिंग है, कोई ऑफिस एक्सपेंस है तो वो ऑपरेटिंग है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है तो हो सकता है वो ऑपरेटिंग हो जाए। तो नॉर्मली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, बट ऐसे तो याद रखना यार बड़ा मुश्किल है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑपरेटिंग है, बैड डेट्स ऑपरेटिंग है, इंटरेस्ट ऑपरेटिंग नहीं है। क्यों? तो इसको याद रखने के लिए मैंने एक तरीका बनाया हुआ है कि आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर जानना चाहते हो तो आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को याद रख लो। अगर आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस याद हो गए तो भैया जितने बचे हुए एक्सपेंसेस होंगे सबका सब अपने आप ही ऑपरेटिंग हो जाएंगे। जैसे लॉस बाय फायर, थेफ्ट या किसी भी तरीके की ऐसी मिस हैपनिंग है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इंटरेस्ट पेड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसके अलावा डोनेशंस, चैरिटी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, या एम्बेजलमेंट हो जाए तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आप इन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को याद रख लो सर, इसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस बचेंगे वो सभी के सभी अपने आप ऑपरेटिंग हो जाएंगे। सिमिलरली ऑपरेटिंग इनकम्स में ध्यान रखिएगा, वैसे तो ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है जो इनकम आपके बिजनेस में आमतौर पे होती हो। अब अगर आप कमीशन एजेंट हो तो कमीशन इनकम ऑपरेटिंग इनकम हो गई, बट अगर आप कमीशन एजेंट नहीं हो तो हम सिर्फ डिस्काउंट रिसीव्ड को ऑपरेटिंग इनकम मानते हैं। ठीक है, जब तक कुछ मेंशन नहीं है कमीशन वगैरह के बारे में तो हम डिस्काउंट रिसीव्ड को ऑपरेटिंग इनकम मानते हैं। इसके अलावा किसी भी इनकम को ऑपरेटिंग इनकम नहीं माना जाएगा। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटा दो, ऑपरेटिंग इनकम्स को प्लस कर दो, अपने आप आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। बट अगर नेट प्रॉफिट दिया हो तब क्या करना चाहिए सर? अगर नेट प्रॉफिट दिया हो तो फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है,
अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया हो और नेट प्रॉफिट से पूछें कि सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल दो, तो क्या करो, अपने नेट प्रॉफिट में से, अपने टोटल प्रॉफिट में से जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हम सबको हटा दो, क्योंकि वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तुमने ऑलरेडी माइनस कर लिए थे उनको वापस प्लस कर लो। ठीक है, दोबारा समझते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हटा दो और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को वापस प्लस कर लो, तो तुम्हारा फाइनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। नेट प्रॉफिट तो हमको पता है सर 1.5 लाख रुपए। रेंट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है सर। क्यों है नॉन ऑपरेटिंग इनकम? क्योंकि मैंने कहा था सिर्फ डिस्काउंट रिसीव्ड ऑपरेटिंग इनकम होगी अगर कुछ मेंशन नहीं है। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन नॉन ऑपरेटिंग है, यार तो मशीन बार बार थोड़ी ना बेचते हो। इंटरेस्ट ऑन लोन नॉन ऑपरेटिंग है, क्या लोन लेना तुम्हारा काम है? डोनेशंस नॉन ऑपरेटिंग है, क्या डोनेशन करना तुम्हारा बिजनेस है? तो बस इन आइटम्स की मदद से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, नेट प्रॉफिट था 1.5 लाख माइनस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हैं ये दोनों 40,000 प्लस इनकम्स हैं ये दोनों 35,000। तो हमने ये लिखा 1,10,000 और 35, 1,45,000 रुपए हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है सर, थोड़ा सा ट्रिकी है, हो सकता है आपको समस्या आएंगी। इसको पॉज करके दोबारा से पीछे जाकर आप देख सकते हो, या फिर इतने पोर्शन को आप रिवाइंड करके दोबारा देखो, आपको डेफिनेटली क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तो मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, आगे बात करें। नाउ नेक्स्ट, अरे एक और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्वेश्चन आ गया सर, देखो ध्यान से। अब ये थोड़ा अलग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न्ड बाय मिसेस अरोड़ा एंड सचदेवा वो 17 लाख, 17 लाख रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा लिया है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम 1.5 लाख, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 375। कह रहे हैं सर नेट प्रॉफिट निकाल दो। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नेट प्रॉफिट निकालना है हमें, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ट्रांसपोज कर दिया, इधर से इधर ले गए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना गिवन था? 17 लाख। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हमको कितनी गिवन है? 1.5 लाख। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमको कितने गिवन है? 375। तो प्लस माइनस कर लें सर, ये हो गया 18,50,000। 18,50,000 में से 3,75,000, 3,75,000 को माइनस करना है। तो अगर हम इसका टोटल निकालें तो 14,75,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया हम लोगों का। ये रिवर्स हो गया, पिछले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा क्वेश्चन हो गया। पिछले क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया था, ऑपरेटिंग निकालना था। इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग दिया था, नेट प्रॉफिट निकालना था। ठीक है सर, आगे देखते हैं। अब आ जाता है एक और क्वेश्चन। अरे यार, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के क्वेश्चन पे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, करने जरूरी है सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट परेशान करता है, इसलिए करना जरूरी है। अब यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। अभी मैंने आपको बताया था सर, जब हम शुरू कर रहे थे, कि ग्रॉस प्रॉफिट से भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला जा सकता है। कैसे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स। और ऑपरेटिंग इनकम सिर्फ एक ही बताई थी, कौन सी? डिस्काउंट रिसीव्ड। तो देखिए, डिस्काउंट रिसीव्ड ये रहा। तो ये जो मैं रेड कलर से बॉक्स बना रहा हूं, ये हमारी हो गई ऑपरेटिंग इनकम, इसको लिख देते हैं OI। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखते हैं। क्या रेंट पेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? यस। बैड डेट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? यस। इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? नो। लॉस बाय फायर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? नो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट नहीं है, नो। तो अब बचा क्या? 1, 2 और 3। तो हमने क्या लिखा है यहां पे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो माइनस 10,000 प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स, तो इनकम थी 500। तो अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हो गया 2,40,500। ये आ गया हम लोगों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सिंपल सा है यार, कुछ है ही नहीं। आइडेंटिफाई करा, जो दो नॉन ऑपरेटिंग थे उनको हटा लिया, जो ऑपरेटिंग थे उनको कंसिडर कर लिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अरे नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट का तो फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, पढ़ ले। चलो, नेट प्रॉफिट मतलब फाइनल प्रॉफिट, अल्टीमेट प्रॉफिट, एंड द प्रॉफिट। सब कुछ मिल गया, सब कुछ कमा लिया, जितना बिजनेस से कमा सकते थे सब कुछ अर्न कर लिया। दैट इज आवर नेट प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस
इनडायरेक्ट इनकम्स। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखो यार, जो एक्सपेंसेस हमने ट्रेडिंग अकाउंट में या ग्रॉस प्रॉफिट निकालते समय लिए थे, फैक्ट्री, परचेज या प्रोडक्शन, वो डायरेक्ट थे। उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस में बच जाते हैं, वो सभी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट कहलाते हैं। सिमिलरली अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स हमारे लिए एक डायरेक्ट इनकम है, सामान बिका, पैसे आए। सेल्स के अलावा जितनी भी इनकम्स बिजनेस में होती हैं, वो सभी इनकम इनडायरेक्ट इनकम्स हो गई। तो अब यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों को दिया गया है 2,50,000 रुपीज का, माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब सारे एक्सपेंसेस। तो रेंट, बैड डेट्स, इंटरेस्ट और लॉस बाय फायर, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। 5, 10 और 3.5, 13,500 के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। प्लस इनकम्स, सारी इनकम्स इनडायरेक्ट होती हैं एक्सेप्ट सेल्स, 500 और 500,000। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2,50,000, इनको अगर प्लस माइनस करो तो माइनस का 12,500। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2,37,500, 237,500, ये आ गया अपन लोगों का नेट प्रॉफिट। कोई ज्यादा हैवी काम नहीं है सर, बहुत छोटा सा काम है। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, ध्यान रखना है, सेल्स के अलावा कोई डायरेक्ट इनकम नहीं होती। और जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं, जो फैक्ट्री, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, जिनको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ले जा चुके होते हैं, उनको हटाने के बाद जितने भी एक्सपेंसेस बचेंगे, सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाते हैं।